माँ की जादुई गोल्डन बेटी। एक बार की बात है, रामगढ़ नाम के एक गांव में सौंदर्या नाम की एक लड़की रहती थी। सौंदर्या अपनी माँ गायत्री और बड़ी बहन शीतल के साथ रहती थी। सौंदर्या दिखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, इसलिए उसे कोई पसंद नहीं करता था, ना ही उसके परिवार वाले और ना ही गाँव वाले। इस वजह से बेचारी बहुत दुखी रहती थी। इसी तरह एक बार की बात है, सौंदर्या अपनी बहन के साथ बैठकर खाना खा रही थी। तभी उसकी बहन कहती है, माँ मुझे आलू की सब्जी नहीं खानी है। ऐसे नहीं बोलते बेटा, आलू की सब्जी नहीं खाओगी तो ताकत कैसे मिलेगी, खा लो मेरी बच्ची। तभी वहाँ बैठी सौंदर्या कहती है, मम्मी दीदी तो कह रही थी कि वो आलू की सब्जी नहीं खाएंगी, तो आलू की सब्जी आप मुझे दे दो ना, आपने मुझे कल का बचा हुआ खाना दिया है। चुप कर बदसूरत, जो दिया है चुपचाप खा ले, ज्यादा जबान मत चला। खाना खत्म होने के बाद सारे बर्तन धोकर रख दियो और फिर कपड़े धोने नदी पर चली जाइयो, समझी। उसके बाद सौंदर्या चुपचाप अपना खाना खत्म करके बर्तन धो देती है और फिर कपड़े लेकर नदी पर धोने चली जाती है। कपड़े धोते धोते सौंदर्या सोचती है, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता है, मेरी माँ भी मुझसे प्यार नहीं करती है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं दिखने में खूबसूरत नहीं हूँ। ऐसी जिंदगी का मैं क्या करूँ, इससे अच्छा तो मेरी मौत हो जाए। आज मैं घर ही नहीं जाऊंगी, मैं इस नदी में डूबकर अपनी जान दे दूंगी। इतना कहकर सौंदर्या बहुत रोने लगती है। तभी नदी से एक परी निकलती है और वो सौंदर्या से कहती है, अगर तुम चेहरे से खूबसूरत नहीं हो तो क्या हुआ, तुम्हारा दिल तो बहुत खूबसूरत है, बाहर की सुंदरता कोई मायने नहीं रखती है। लेकिन सब तो सिर्फ बाहरी सुंदरता ही देखती है ना। वो सारे लोग बेवकूफ है सौंदर्या, उनके पास अकल नहीं है। मुझे बहुत लोगों ने ये बातें बोली है परी, लेकिन अगले ही दिन वो खुद मेरा मजाक बनाने लगते हैं। मैंने ठान लिया है कि मैं नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी, मैं वापस घर नहीं लौटूंगी। अगर ऐसा है तुम्हें बाहरी खूबसूरती चाहिए तो ठीक है, तुम इस नदी में 3 डुबकी लगा लो, फिर देखो क्या होता है। तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत हो जाओगी कि तुम खुद को पहचान ही नहीं पाओगी। फिर देखना तुम्हें सभी लोग बहुत प्यार करेंगे। सच में क्या मैं स्वर्ण के भांति खूबसूरत हो जाऊंगी? हाँ, जिस दिन तुम्हें समझ आ जाएगा कि अंदरूनी सुंदरता ही असली सुंदरता होती है, उस दिन मैं तुम्हें दोबारा मिलूंगी। अब तुम समझ जाओ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इतना कहकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। परी के कहे अनुसार सौंदर्या नदी में 3 डुबकियाँ लगाती है। जैसे ही सौंदर्या तीसरी डुबकी लगाती है, वो सुनहरे रंग की हो जाती है और उसके बाल भी सुनहरे रंग के हो जाते हैं और वो दिखने में भी बेहद खूबसूरत हो जाती है। सौंदर्या बहुत खुश होती है। जब वो घर की तरफ जाने लगती है तो गांव के सभी लोग उसे आंख फाड़ फाड़ कर देखने लगते हैं। घर आकर सौंदर्या अपने बालों को कंघी करती है। सौंदर्या जैसे जैसे अपने बालों को कंघी कर रही थी, उसमें से सोना निकल रहा था और वो जमीन पर एकत्रित हो रहा था। तभी वहाँ पर सौंदर्या की माँ गायत्री आ जाती है। गायत्री सौंदर्या को देखकर हैरान हो जाती है कि उसका पूरा शरीर कैसे गोल्डन चमक रहा है और उसके कंघी करने पर नीचे सोना कैसे एकत्रित हो रहा है। सौंदर्या, ये तुम्हें क्या हो गया है, तुम गोल्डन रंग की दिख रही हो, ये सब कैसे हुआ? माँ, जब मैं नदी में कपड़े धोने गई थी तब मुझे अपनी बदसूरती पर बहुत दुख हो रहा था और मैं मरने की सोचने लगी। तभी एक परी आई और उसने मुझे कहा कि मैं नदी में 3 डुबकी लगाऊं। मैंने ऐसा किया और मैं सुनहरे रंग की और इतनी खूबसूरत हो गई। देखो माँ, मेरे बालों से तो सोना निकल रहा है। सौंदर्या की बातें सुनकर गायत्री के मन में लालच पैदा हो जाता है और वो बड़े ही प्यार से सौंदर्या से बोलती है, सौंदर्या मेरी बच्ची, आजा मेरी लाडो, मैं तेरे बाल बना देती हूँ। पहली बार सौंदर्या की माँ ने उसको इतने प्यार से बुलाया था, इसलिए वो बहुत खुश होती है। उसके बाद सौंदर्या की माँ उसके बाल बना देती है। बाल बनवाकर सौंदर्या वहाँ से चली जाती है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारा सोना इकट्ठा हो गया था। सौंदर्या की माँ वो सोना देखकर बहुत खुश होती है और खुद से ही कहती है, अरे वाह, कितना सारा सोना मिल गया है मुझे। अगर ये सोना मैं बाजार में बेचूंगी तो कितना सारा पैसा मिल जाएगा। इतने सारे पैसे मैं कहाँ रखूंगी, जल्दी से जाकर इस सोने को मैं बाजार में बेच कर आती हूँ। इस तरह सोना बेचते बेचते सौंदर्या की माँ बहुत अमीर हो जाती है। उसके पास बहुत धन संपत्ति हो जाता है, लेकिन उसकी लालच कभी खत्म नहीं होती। वो पूरे दिन सोने के लालच में कंघी लेकर सौंदर्या के पीछे पीछे चलती रहती है
उनकी परिस्थिति पूरी तरह से बदल चुकी थी। एक दिन गायत्री अपनी दोनों बेटियों को आवाज लगाती है, सौंदर्या, शीतल, दोनों खाना खाने के लिए आ जाओ। अपनी माँ की बातें सुनकर दोनों बेटियाँ खाना खाने के लिए आ जाती हैं। एक थाली में साधारण खाना रखा हुआ था और दूसरी थाली में बहुत सारे पकवान रखे हुए थे। सौंदर्या को लगता है कि पकवान वाली थाली उसकी बहन के लिए है, इसलिए वो साधारण थाली के आगे बैठ जाती है। तभी गायत्री कहती है, ये तुम क्या कर रही हो बेटा सौंदर्या? क्या हुआ माँ? तुम्हारी थाली ये नहीं है, तुम्हारी ये दूसरी वाली थाली है। लेकिन माँ, दूसरी वाली थाली में तो बहुत सारे पकवान हैं। अरे मेरी पागल बेटी, आज से सारा अच्छा खाना सिर्फ तू खाएगी, सारे पकवान तू ही खाएगी। अगर तू ये सब नहीं खाएगी तो मेरा मन बहुत दुखी हो जाएगा बेटी। फिर दीदी का क्या होगा माँ? दीदी के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, जो मैंने कहा है वो चुपचाप करो, समझी? गायत्री की ये बात सुनकर सौंदर्या मन ही मन सोचती है, मेरे खूबसूरत होने के बाद से माँ मुझे कितना प्यार करने लगी है। सच में मेरी माँ बहुत अच्छी है। अब मैं बहुत खुश हूँ। परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सौंदर्या खाना खाकर वहाँ से जाने लगती है। सौंदर्या जहाँ भी जाती थी उसकी माँ उसके पीछे पीछे चलती रहती थी। जैसे ही सौंदर्या अपने बाल झटकती, उसके बालों से बहुत सारा सोना निकल जाया करता था। उसी सोने के लालच में गायत्री उसके पीछे पीछे घूमती रहती थी। ये सब देख सौंदर्या अपने मन में सोचती है, माँ को क्या हो गया है? मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रही है? जब देखो मेरे पीछे पीछे घूमती रहती है, पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है वो। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक बार दो चोरों की नजर गायत्री के घर पर होती है। एक चोर कहता है, राजू, तूने मुझे यहाँ के बारे में जो भी बताया है वो सब सच है ना? हाँ सरकार, इस घर में जो औरत रहती है वो दिन में 2 बार सुनार की दुकान पर जाती है। बहुत सोना है इसके पास। लेकिन इतना सारा सोना इनको मिलता कहाँ से है? सरकार, मैंने सुना है इस घर में एक लड़की है जो गोल्डन कलर की है और उसके बाल भी गोल्डन कलर के हैं। वो जितनी बार कंघी करती है या अपने बाल झाड़ती है, उतनी बार उसके बालों से सोना निकलता है। राजू, अगर सोने का कोई बक्सा होता तो हम वो चुरा लेते, लेकिन हम क्या करें? एक काम करते हैं सरकार, उस लड़की को ही उठाकर ले चलते हैं। ये तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है तुमने। अब मेरे साथ रह रह कर तेरा भी दिमाग चलने लगा है। दोनों चोर सौंदर्या को चुराने की प्लानिंग कर लेते हैं। सौंदर्या के ऊपर अब भारी मुसीबत आने वाली थी। वो सो ही रही थी और चोर उसको उठाकर ले जाते हैं। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक अजीब सी जगह पर पाती है। वो देखती है कि उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं और दोनों चोर उसके बालों से गिरने वाले सोने को इकट्ठा कर रहे हैं। ये सब देखकर सौंदर्या घबरा जाती है और कहती है, मैं कहाँ हूँ और कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? तुम हमारे कब्जे में हो लड़की। हम तुम्हें चोरी करके लाए हैं। लेकिन क्यों? ताकि तुमसे हमें जो भी सोना मिलेगा हम उसे बाजार में बेच कर आएंगे और धीरे धीरे हम अमीर बनते जाएंगे। चोरों की बात सुनकर सौंदर्या अपने मन में सोचती है, ये क्या हुआ मेरे साथ? मैंने परी को बोला था मुझे सबसे सुंदर दिखना है, लेकिन ये सुंदरता तो मुझ पर ही भारी पड़ रही है। अब मेरा क्या होगा? इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन वो चोर सौंदर्या को छोड़ ही नहीं रहे थे। वे लोग सौंदर्या को ना ठीक से खाना देते थे और ना ही पानी। सौंदर्या धीरे धीरे बीमार रहने लगी। हे ऊपर वाले, अब मेरा क्या होगा? मैं कब तक यहाँ रहूंगी? मुझे कोई बचाएगा भी या नहीं? अब मैं समझ गई कि ऊपरी सुंदरता से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से मैं कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ गई हूँ। मैंने परी की बात न सुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं समझ गई हूँ। तभी वहाँ पर वही परी प्रकट होती है और कहती है, मुझे पता था सौंदर्या कि तुम्हारे साथ यही होने वाला है। मैं अपनी शक्तियों से तुम्हारे हाथ की रस्सी खोल देती हूँ और तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाना। उसके बाद परी सौंदर्या के हाथ खोल देती है। सौंदर्या वहाँ से भागने लगती है। तभी उसके पीछे वो चोर पड़ जाते हैं। वो भागते भागते बहुत दूर चली जाती है और एक जंगल में जाकर रुकती है। तभी अचानक से उसकी नजर अब उसके हाथ पैर पर पड़ती है। अरे, मेरा गोल्डन कलर कहाँ गया? गायब हो गया। इसका मतलब मैं फिर से पहले जैसे हो चुकी हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से मैं घर कैसे जाऊँ? मुझे तो रास्ता भी नहीं पता। अब माँ मुझे फिर से प्यार करना बंद कर देगी। रोते रोते सौंदर्या वहीं पर सो जाती है।
सभी गांव वालों के साथ उसको ढूंढते ढूंढते उसकी माँ वहाँ पहुँचती है। जैसे ही उसकी माँ को सौंदर्या दिखाई देती है, उसकी माँ भागते हुए आती है और उसको गले से लगा लेती है। कहाँ थी बेटी तू इतने दिनों तक, और तेरा ये रंग वापस पहले जैसा कैसे हो गया? अपनी माँ के इस सवाल पर सौंदर्या उन्हें सारी बात बताती है। सारी बात जानने के बाद उसकी माँ कहती है, मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने हमेशा से तेरे इस रंग रूप से नफरत किया था, लेकिन इतने दिन से तेरे बगैर रहने के बाद मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि मैंने तुझ पर बहुत अत्याचार किए हैं। मुझे माफ कर दे बेटी। इसका मतलब आपको मेरे इस रंग रूप से कोई परेशानी नहीं है माँ? नहीं मेरी बच्ची, तू दिल की बहुत खूबसूरत है। घर चल बेटी। उसके बाद सौंदर्या अपनी माँ के साथ वापस घर चली जाती है। अब उन सभी को इस बात का एहसास हो गया था कि ऊपरी सुंदरता किसी काम की नहीं होती। अब वो लोग अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगे थे। बादलों में 3 जादुई केक के घर। एक समय की बात है, सोनम अपनी छोटी बहन रिया और अपने माता पिता के साथ माधव नगर नाम के एक गांव में रहा करती थी। उनका ये छोटा सा परिवार गांव में खेती करके अपना गुजारा चलाया करता था। लेकिन एक दिन अचानक एक महामारी के कारण सोनम के माता पिता की मृत्यु हो जाती है। इस घटना से दोनों बहनों को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उनके माँ बाप के अलावा इस दुनिया में उनका कोई भी नहीं था। अपने माँ बाप को खो देने के बाद दोनों बहुत ही अकेली हो जाती है। सोनम जानती थी कि वो बड़ी है और उसे अपनी छोटी बहन को संभालना है, इसलिए वो खुद को और अपनी छोटी बहन को संभालती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। पैसों की कमी के कारण रिया अब स्कूल भी नहीं जा पा रही थी। ऐसे ही एक दिन रिया सोनम से कहती है, दीदी मुझे स्कूल जाना है। मेरी सारी सहेलियां मुझे चिढ़ाती हैं और कहती है कि मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, इसलिए मैं अनपढ़ रह जाऊंगी, और अनपढ़ लोगों का कोई भविष्य नहीं होता। मैं जानती हूँ रिया, तू स्कूल जाना चाहती है, पर तेरी फीस भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। बल्कि अब तो घर में राशन की भी कमी होने लगी है। कुछ ही दिनों में राशन भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। वो दोनों बहनें कुछ सोच रही होती है कि तभी एकदम से रिया कहती है, दीदी आपको याद है आपने मेरे बर्थडे पर एक बार केक बनाया था। वो केक इतना टेस्टी था कि हर किसी को पसंद आया था और हर किसी ने आपके केक की तारीफ की थी। हाँ, वो दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ। उस दिन तो गांव के सरपंच जी ने भी मेरे केक की तारीफ की थी। हाँ, इसलिए मुझे लगता है कि आपको अपने एक बेकरी खोल लेनी चाहिए। आप सच में बहुत ही टेस्टी केक बनाती हो। अगर आपने बेकरी खोल ली तो हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। पर मैं जानती हूँ कि अब आप पैसों की बात करोगी। देखिए, हमारे पास पैसे नहीं है, पर हमारे पास ये हमारा छोटा सा घर तो है ना। आप इसे जमींदार के यहाँ गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम कर लीजिए, और जब बेकरी से वो पैसे इकट्ठी हो जाए तो वो जमींदार को देकर अपना घर उससे वापस ले लेंगे। बात तो तेरी सही है। छोटी होकर भी तू कितनी समझदारी की बातें करती है। थैंक यू माय लिटिल सिस्टर। इसके बाद सोनम जमींदार के घर जाती है और जमींदार को घर के कागज देते हुए सारी बात बताती है। जिसके बाद जमींदार कहता है, देखो सोनम, मैं तुम्हें अभी ही सारी चीजें साफ साफ बता देना चाहता हूँ। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने घर के कागज छुड़वा लेना, वरना 1 साल के बाद तुम्हारा घर मेरे कब्जे में हो जाएगा। सोनम पहले थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन फिर अपनी बहन की बातों को याद करके घर गिरवी रखने के लिए हामी भर देती है और फिर जमींदार से पैसे लेकर घर आ जाती है। उन पैसों से सोनम एक बेकरी खोलती है और घर का राशन भी ले आती है, और साथ ही साथ उन्हीं पैसों से वो रिया की स्कूल की फीस भी भर देती है, जिससे रिया फिर से स्कूल जाने लगती है। सोनम की बेकरी के ही सामने एक मालती नाम की औरत की बेकरी भी थी। पूरे गांव में केवल उसी की एक बेकरी थी, जिस वजह से सभी लोग उसकी दुकान से ही केक खरीदा करते थे। मालती को सभी जानते भी थे और उसके केक से वाकिफ भी थे, और गांव के बहुत सारे लोग उसके रेगुलर कस्टमर थे। इसलिए सोनम की बेकरी मालती की बेकरी के आगे चल नहीं पा रही थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन सोनम की बेकरी बिल्कुल भी नहीं चलती। जिसके बाद वो अपनी बहन रिया से कहती है, रिया, मुझे अब डर लग रहा है। क्या सच में हमने जैसा सोचा था वैसा हो पाएगा? कहीं इस बेकरी के चक्कर में हमारा ये घर भी ना चला जाए।
दीदी आप चिंता मत कीजिए, मेरी टीचर ने मुझे बताया था कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, परेशानियाँ आती है पर अंत में जीत मेहनत करने वालों की ही होती है। अपनी बहन की बात मानकर सोनम बेकरी चालू रखती है। फिर एक दिन रिया सोनम से कहती है, दीदी मेरी एक हेल्प कर दो। बोल। दीदी आज मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे है, मेरे पास उसे देने के लिए कोई गिफ्ट तो नहीं है, पर अगर आप उसके लिए एक बर्थडे केक बना दोगी तो मैं उसे गिफ्ट के तौर पर दे दूंगी। ठीक है। इसके बाद सोनम एक बहुत ही स्वादिष्ट केक बनाकर रिया को दे देती है। रिया वो केक अपनी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में ले जाती है। जब सभी लोग वो केक खाते हैं तो वो केक की तारीफ करते रुकते नहीं हैं। सबको ही वो केक बहुत पसंद आता है। तभी रिया की एक सहेली रिया से कहती है, रिया ये केक तो सच में बहुत टेस्टी है, मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाता है। प्लीज मुझे उस शॉप का एड्रेस दे दो ना जहाँ से तुम ये केक लेकर आई हो। हाँ यार रिया, प्लीज मुझे भी देना वो एड्रेस, इसके फ्लेवर्स मुझे बहुत पसंद आए हैं। रिया सबको अपनी बहन की बेकरी का एड्रेस दे देती है और धीरे धीरे सोनम की दुकान पर लोगों की भीड़ जुड़ना शुरू हो जाती है। ये सब देखकर मालती धीरे धीरे सोनम से चिढ़ने लगती है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसके रहते हुए गांव में किसी और की बेकरी चल रही है। अब समय के साथ साथ मालती के कस्टमर्स भी सोनम की दुकान पर जाने लगते हैं। ये सब मालती बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती और फिर मन ही मन सोचती है, बहुत हो गया है सोनम का, मेरे रहते हुए इसने मेरे ही दुकान के कस्टमर अपनी तरफ खींच लिए। अब मैं कुछ ऐसा करूंगी कि इसके खुद के ही कस्टमर इसकी पूरी बेकरी को तहस नहस कर देंगे। मालती ऐसे मौके का इंतजार ही कर रही होती है और उसे ऐसा मौका मिल भी जाता है। सोनम को एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिलता है, उसमें उसे 50 केक बनाने होते हैं। सोनम बहुत ही ज्यादा खुश होती है। रिया सच में अगर ये ऑर्डर सही से निकल गया ना तो मैं हमारा घर छुड़वा लूंगी और उसके बाद हम इस छोटी सी बेकरी को एक बड़ी दुकान में बदल सकते हैं। ऑल द बेस्ट दीदी। सोनम कुछ ही दिनों में 50 केक बनाकर तैयार कर लेती है। डिलीवरी से एक दिन पहले सोनम सारे केक को बेकरी में अच्छे से रखकर घर चली जाती है, परंतु मालती किसी तरह सोनम की बेकरी में घुस जाती है और उन सभी 50 केक में एक केमिकल मिला देती है। इसके बाद जब सोनम उस केकों की डिलीवरी करके आती है तो अगले ही दिन कुछ लोग सोनम की बेकरी पर आते हैं और उसकी बेकरी में आग लगा देते हैं, यहाँ तक कि उसके घर में भी आग लगा देते हैं। सोनम तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आती? तुमने ना जाने केक में क्या मिलाया? हमारे सारे मेहमान बीमार पड़ गए हैं, आधे से ज्यादा लोग अस्पताल में हैं। अब हम ना तो तुम्हारी बेकरी चलने देंगे और ना ही तुम्हें इस गांव में रहने देंगे। ऐसा कहकर लोग सोनम और रिया को गांव से भगा देते हैं। सोनम और रिया जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठी होती है। सोनम सर पर हाथ रखकर रो रही होती है। मैं माँ बाबा की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने सच में केक में कुछ नहीं मिलाया था। ना जाने ये किसकी हरकत है, कोई क्यों ऐसा करना चाहेगा। इस पर रिया कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी सोनम और रिया को किसी के चिल्लाने और रोने की आवाज आती है। सोनम और रिया उस आवाज का पीछा करते हैं तो उन्हें पेड़ पर एक परी रस्सी से बंधी हुई दिखाई देती है, जिसके बाद सोनम और रिया मिलकर उस परी को आजाद करते हैं। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक चुड़ैल ने मुझे इस मायावी रस्सी से इस पेड़ पर लटका दिया था। पर आप तो परी है ना, आपके पास तो जादू होगा, आप अपने जादू से खुद को आजाद कर सकती थी। हाँ, पर मेरा जादू मेरी छड़ी में है जो कि मेरे पास नहीं है। अगर आपकी छड़ी आपके पास नहीं है तो कहाँ है? मेरी छड़ी बादलों में बने जादुई केक के घर के अंदर है। वो जादुई केक रानी परी ने मुझे मेरे जन्मदिन यानी आज गिफ्ट में दिया था और मेरी जादुई छड़ी भी उसी में थी। लेकिन एक चुड़ैल ने अचानक से मुझ पर हमला कर दिया और मैं धरती पर आ गई, जिसमें मेरी छड़ी वहीं बादलों में बने जादुई केक के घर में रह गई। कृपया मेरी मदद करो और मेरी छड़ी वहाँ से ले आओ। पर हम बादलों में पहुँचेंगे कैसे? रिया की इतनी बात सुनते ही परी धरती से बादलों तक पहुँचने वाली सीढ़ी बना देती है। फिर दोनों बहनें उस सीढ़ी पर चलकर बादलों में पहुँच जाती है। लेकिन उन दोनों को वहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 जादुई केक के घर दिखाई देते हैं। इसमें से परी का जादुई केक का घर कौन सा है? तभी पहले जादुई केक के घर से आवाज आती है, तुम्हारा स्वागत है लड़कियों,
तुम मेरे जादुई केक के घर में आओ। मेरे घर में बहुत सारा सोना चांदी भरा हुआ है, जिसे पाकर तुम बहुत ज्यादा अमीर हो जाओगी। तभी दूसरे जादुई केक के घर से आवाज आती है, नहीं नहीं, तुम मेरे घर में आओ। मेरे घर में आते ही तुम्हें शानो शौकत सब प्राप्त हो जाएगी। तभी आखिरी जादुई केक का घर कहती है, मैं जानती हूँ यहाँ पर तुम नटखट परी की जादुई छड़ी लेने आई हो। वो मेरे घर के अंदर है, तुम जल्दी से जाकर उन्हें वो छड़ी दे दो। पर हाँ, ऐसा करने पर तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, इसलिए फैसला तुम्हारा है। सोनम कुछ देर सोचती है और फिर कहती है, उस परी ने हम पर विश्वास किया है, हम उसका विश्वास नहीं तोड़ सकते, इसलिए हम आखिरी वाले जादुई केक के घर में जाएंगे। सोनम के ऐसा कहते ही पहले दो जादुई केक के घर गायब हो जाते हैं। इसके बाद सोनम परी की छड़ी लेकर वापस धरती लोक पर आ जाती है, उसे सारी कहानी बताती है। जिसके बाद परी कहती है, शाबाश, अच्छा हुआ तुमने गलत नहीं किया। वो दोनों जादुई केक के घर मायावी थे, जो कि चुड़ैल के बनाए हुए थे। अगर तुम दोनों उनमें से किसी एक घर में भी चली जाती तो तुम कभी वापस नहीं आ पाती। नटखट परी वापस से छड़ी पाकर बहुत खुश होती है और फिर खुश होकर सोनम और रिया से कहती है, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी काफी मदद की है। जब तुम बादलों में गई थी तब मैंने यहाँ रहकर तुम्हारी सारी कहानी पता कर ली है। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास रहने को घर नहीं है और न ही खाने को खाना है, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे केक के साथ जो गलत हुआ था वो किसने किया है। इसलिए मैं तुम्हें अपना जादुई केक का घर उपहार के रूप में देती हूँ। उस घर में तुम रह भी सकती हो, उस घर से तुम्हें खाना भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ उस घर की मदद से तुम लोग गांव वालों को सारी सच्चाई दिखा सकते हो। लेकिन उससे पहले तुम्हें उस घर में जाकर खुद देखना होगा कि आखिरकार सच्चाई है क्या। इसके बाद परी अपनी छड़ी घुमाती है और वहाँ पर परी का जादुई केक का घर प्रकट हो जाता है। इसके बाद सोनम और रिया उस घर में जाती है। उस घर में जाते ही उन्हें मालती की हुई सारी हरकत का पता चल जाता है। फिर बाहर आकर सोनम और रिया परी का धन्यवाद करती हैं। जिसके बाद परी वापस से परीलोक चली जाती है। सोनम और रिया गांव में आकर लोगों को सारी सच्चाई दिखाते हैं। जिसके बाद लोग मालती का तिरस्कार करके उसे गांव से भगा देते हैं और फिर सोनम और रिया से माफी मांगकर उन्हें वापस से गांव में बसा लेते हैं। जिसके बाद सोनम फिर से गांव में एक बेकरी खोलती है और अपना सपना पूरा करती है।